नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में बंद की सियासत शुरू है। 2 दिन बिहार बंद का ऐलान किया गया है। वहीं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान लगातार हो रही हिंसाओं को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। बंद बंद और बंद। इन दिनों बिहार में मुद्दों की राजनीति छोड़कर बंद की राजनीति शुरू हो चुकी है। 19 दिसंबर को वाम दल जहां बंद कर रहे हैं, वहीं 21 दिसंबर को आरजेडी ने बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस का कल मदन मोहन झा का भी आप बयान देख रहे हैं, आ गया। हम तो उस दिन भी मीटिंगों में कहा कि हम देंगे समर्थन उन्हें इसको, वो लोग के जगदानंद सिंह के सामने, और बजाबता जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया। एक के बाद एक बिहार बंद का आम जनों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी फिक्र किसी राजनीतिक दल को नहीं है। जनता के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर आरजेडी क्या सोचती है, आप भी जरा सुनिए। ये सब दिन बंद होगा जब तक नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, एनडीए की सरकार नहीं जाएगी, तब तक जनता ने तय कर लिया है कि हमेशा हम बंद करते रहेंगे। ये थे आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र, जो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि एक दिन नहीं हर दिन बंद रहेगा। आरजेडी के खुलेआम बंद की धमकी को जहां कांग्रेस का समर्थन मिला है, वहीं जेडीयू ने 2 दिन के बंद पर सवाल उठाए। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को बंद करने का, राजनीतिक कार्यक्रम करने का, अपनी बातों को रखने का हक है। जेडीयू ने क्या कभी बंद का कॉल नहीं किया है? अगर कोई गलत कहता है, इसका मतलब वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। 2 दिन बंद, लोकतंत्र में बंद करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन 2 दिन 19 और 21 2 दिन के अंदर बिहार बंद, ये बिहार की जनता के साथ अन्याय है। बंद को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बंद का जनजीवन पर कितना असर पड़ता है, ये पिछले 1 सप्ताह में पटना में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दिखा। लोगों की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस चौकियों को आग के हवाले किया गया। जाहिर है प्रशासन इस बार कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। बंद को देखते हुए प्रशासन ने जहां करगिल चौक के चारों तरफ 144 धारा लगा दी है, वहीं उत्पात करने वालों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। इसमें प्रशासन के द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जबरदस्ती बंद कराने को लेकर के, रास्ते को रोको ले जाने को लेकर के विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, झगड़ा भी होने की संभावना बनी रहती है। उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा और ऐसा कोई भी तत्व ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार बंद की सियासत से सियासी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। लोगों के हितों के बहाने किए जाने वाले बिहार बंद से लोगों को कितना फायदा होता है, ये तो जगजाहिर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष सड़क पर उतर रहा है। ऐसे में विपक्ष के आंदोलन की धार कमजोर करने के मकसद से बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है और इसके लिए आम जनता को जागरूक करने का नेताओं को टास्क मिला है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आग बिहार सहित पूरे देश में हंगामा बरपा रही है। विपक्षी दल और कई संगठन इसके विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने मंत्रियों और नेताओं को निर्देश दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सीएए के बारे में बारीकी से बताया जाए ताकि आम लोगों तक इसे सकारात्मक पक्ष को पहुंचाया जा सके। इसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। ये प्रिंट है और इसका माने ऑडियो कैसेट भी है, वीडियो कैसेट भी है, तो इस सब चीज को हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं तर्कसंगत बात कर रहे हैं, हम कानून के आधार पर बात बोल रहे हैं। बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली करेगी, अभियान करेगी और गांव के लोग जागरूक हैं, वही लोग आज अराजकता फैला रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जिनका दुकानदारी बंद। नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी की मुहिम पर कांग्रेस ने तंज कसा है और दावा किया कि कानून का विरोध करने वाला समाज का शिक्षित तबका अब बीजेपी के झांसे में आने वाला नहीं है। देश भर के
तमाम युवा, देश भर के तमाम छात्र, देश भर के तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे और स्टूडेंट इनके विरोध में यह जान के ना कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अब गांव के लोगों को तो आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं वो पढ़ाने वाले हैं और उनको ज्ञान खुद देते हैं दूसरों को, तो उनको आप ज्ञान क्या दीजिएगा? आप अपनी बात थोप सकते हैं गाँव के लोगों पर, लेकिन गाँव के लोग भी अब जागरूक हो गया है। केंद्र सरकार ने कानून तो लागू कर दिया, लेकिन इसके बारे में आम जनता के बीच जानकारी का अभाव है, जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। ऐसे में जरूरत है नागरिकता संशोधन कानून के बारे में सरकार का पक्ष भी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग सही और गलत का खुद फैसला कर पाए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर राजधानी वासी क्या सोचते हैं और इनको कितनी जानकारी है, इससे लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने जब पटना के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की तो सच्चाई सामने आई। जहां आम लोगों को इस बारे में आधी अधूरी जानकारी थी, तो कॉलेज जाने वाले छात्र छात्रा कुछ हद तक जागरूक दिखे। जबकि 21 दिसंबर को इस एक्ट के विरोध में तैयारी में जुटे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस कानून के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। कौन से कानून का विरोध हो रहा है देश में? कुछ है भी मुद्दा अभी लग रहा है। सरकार जो अभी लाई है कोई कानून, अभी विरोध चल रहा है। ये तो विरोध है, इसका चल रहा है, क्या कहते हैं, एनआरसी का। एनआरसी समझ रहे हैं ना क्या है? उतना तो हम नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझे? सही नहीं, जैसे लोग बता रहे हो, हम बोल रहे हैं आपको। कानून का जो नागरिक संशोधन बिल हमको जैसे मालूम चला है, क्या है नागरिकता के लिए है कि यहाँ के जो 60-70 वर्ष रह रहे हैं उन्हीं को नागरिकता दिया जाए जी। और किसी कंट्री के लिए नहीं है? नहीं, और किसी कंट्री के लिए नहीं है। हमको लगता है सरकार को ये जो रेप हो रहा है उस पे बोलना चाहिए। ये क्या कैब का वो निकाल दिए, उससे अच्छा रेप पे निकाले, वो ज़्यादा बेटर है। क्या है ये कैब? क्या है वो? मतलब अधिकार है कि कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है, तो ये अधिकार है। तो सब भारतीय जो भी रहता है इंडिया में, सारे भारतीय हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। जो हमारे देश के जो मुस्लिम हमारे देश के बाहर से जो आए हैं उनको अपना नागरिकता के लिए यहाँ से भगाया जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि आप अपने देश में जाके रहें। बांग्लादेश या पाकिस्तान के जो भी हिंदू या सिख हैं उनका राइट्स बनता है कि यहाँ पे उनका रेसिडेंटल प्रूफ हो। ऐसा सही है। दोनों कानून आपको सही लग रहा है? जी हाँ। क्या है सीएए? क्या है सीए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है एक, तो उसके थ्रू जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं और जो दूसरे कास्ट के, जो दूसरे रिलीजन के भी है एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, तो उन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप मिलेगा। एनआरसी जो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है। इसमें क्या होता है कि 1951 में ये लागू किया गया था और उसके हिसाब से ये देखा जा रहा था कि कौन है, मतलब किसको नागरिकता प्राप्त है इंडिया में। और जो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए, फिर बहुत सारी जगह से आए हैं, तो उनका सिटीजन है कि नहीं, इसलिए ये सब देखा जा रहा है। और ये एक मायने में अच्छा भी है। एनआरसी सही है? हाँ, मेरे हिसाब से सही है। अपने पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें जो है सो हम लोगों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताने का काम किए हैं। और विस्तार से जो है सो हमारे नेता बताएंगे कितने कानून बने हैं, क्या है नहीं है, सारी बात जो है सो हम लोग रखे हैं। और आगे जो है सो 21 तारीख को हम लोग बताएंगे लोगों के बीच में। तो जानकारी होगी, नुकसान क्या सब ये तो बता दीजिए। सब बताएंगे ना, समय आने दीजिए ना, 21 के बाद हम लोगों से पूछिएगा। तो यकीनन सीएए के विरोध में हिंसक विरोध की वजह से है जानकारी का अभाव। तो चलिए न्यूज़ 18 नेटवर्क आपको सीएए के बारे में बताता है ताकि किसी को भी कोई गलतफहमी ना हो। नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 6 धर्म के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वो नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे। नए कानून में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 6 साल भी
भारत में रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। प्रवासियों पर विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं में हुई बढ़ोतरी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसमें रंगदारी की बढ़ती वारदातों से कारोबारी वर्ग अपराधियों के खास निशाने पर है। हैरत की बात यह है कि रंगदारी मांगने का आरोप खादी से लेकर खाकी तक पर लगा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पटना में रंगदार राज से खौफ में कारोबारी, कारोबारियों की गुहार हमारी सुनो सरकार। अपने हाथों में आवेदन लिए ये सभी लोग पटना के कारोबारी हैं जो रंगदारी की घटनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए हाथों में पटना पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के पहले 2 फेज से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस में केस सर गौरी चेक हम किए थे। क्या कर रही है पुलिस? अभी कुछ सर मैंने इसका छानबीन बढ़िया से नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है सर। कारोबार कैसे कीजिएगा ऐसे में आप? क्या करें सर, हम लोग तो बहुत डरे हुए हैं। रंगदारी मांगने की घटनाओं से जहां कारोबारी वर्ग सहमा हुआ है, वहीं विपक्ष हमलावर बना है, तो सत्ता पक्ष ने कानून के राज की दुहाई दी, साथ ही अधिकारियों को बहानेबाजी से बचने की नसीहत भी दी। इधर पटना एसएसपी ने रंगदारी मांगने जाने की किसी भी शिकायत के मिलने से ही इनकार किया है। सत्ता का संरक्षण अगर अपराधियों को मिलने लगेगा तो फिर अपराधी पर लगाम अपराध पर नहीं लगाया जा सकता है। घटनाएं नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं उसका असर बहुत जल्द दिखेगा। जिस तरह के जमीनी तौर पर रणनीति में बदलाव किए गए हैं, अधिकारियों को जिम्मेवारी उनका चिन्हित करने की बात कही गई है, पुलिस मुख्यालय के आधुनिकीकरण और अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कार्यक्षेत्र का विभाजन, ये कुछ ऐसे फैसले हैं कि अधिकारियों के सामने कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई घटना अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया और भी अभी तक हमारे संज्ञान में। हाल के दिनों में राजधानी पटना में रंगदारी के कई मामले सामने आए हैं। खाकी से लेकर खादी तक पर आरोप लगे हैं, लेकिन पटना पुलिस के कप्तान का इस बारे में कोई भी जानकारी न होना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी पटना में सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अमीरुल्लाह अंसारी को अपराधियों ने गोली मार दी। अमीरुल्लाह सिविल डिपार्टमेंट में तैनात हैं। कल शाम जब वो ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी गर्दनी बाग के अनीसाबाद में अपराधियों ने उन्हें पटना से ट्रांसफर करा लेने की धमकी दी और गोली मार दिया। फिलहाल घायल इंजीनियर का इलाज चल रहा है।
तो वो ऐसे चितकोरा पुल पहुंचा, जैसे ही उसे आगे थोड़ा सा टर्न लिया तो वहाँ से सब्ज़ी खरीदने लगा। 10 मिनट सब्ज़ी खरीदा, उसके बाद वो गाड़ी जैसे ही बैठा वैसे ही एक आदमी आया, बाइक से था, और इसको एक पिस्टल से मारा पैर में और बोला कि तुम अपने यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लो। उसके बाद वो आगे गया, फिर मुड़ के आया, फिर एक पिस्टल मारा। तो इसको लगा कि और फायरिंग कर देगा, गेट बंद किया और ये आगे बढ़ गया, घूम के उधर से आके एसएस हॉस्पिटल है वहीं, तो वहाँ जाते जाते मतलब गाड़ी से निकला, गिर गया वहीं, तो लाद करके गाड़ी उसको ले गया अंदर। सहरसा के नौहट्टा में रामपुर परतारा घाट के पास कोसी नदी में नाव डूब गई। हादसे के बाद 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नाव में कुल 20 लोग सवार थे। हालांकि हादसे के घंटों बाद राहत और बचाव कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। लगभग 20 लोग नाव पर सवार थे, जिसमें 2 डूबे हैं और 6 लापता हैं और 12 सकुशल हैं। कुल 20 में से 6 लापता, 2। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां न्याय को लेकर एक परिवार डीएम ऑफिस और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को परसौनी थाना के बलहा गांव में दहेज के दानवों ने दहेज में बाइक नहीं मिलने की वजह से एक विवाहिता को जिंदा जलाकर मार दिया था। उसके बाद पीड़ित परिजनों ने मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। 4300 मामले लंबित हैं और इसमें लगातार कमी आ रही है। जो करीब 4700 के आसपास था, उसे घटाकर यहाँ पे लाया गया है और निरंतर ये अभियान चलाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि कांडों की लंबित संख्या जो है, उसमें जो लंबित गिरफ्तारियां हैं या और जो भी अनुसंधान किया जाना है, उसको पूर्ण करवा के उसकी संख्या में और कमी लाने का ऐसा हम लोग को मुख्यालय से भी निर्देश है और मुख्यालय स्तर से भी लगातार समीक्षा हो रही है और हम लोग का भी निरंतर प्रयास है कि उसमें और कमी लाई जाए। गंगा का पानी मोक्ष नगरी गया पहुंचाया जाएगा। गया में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी। योजना के तहत मोकामा के मरांची से गंगा का पानी पाइपलाइन के जरिए मानपुर लाया जाएगा और फिर उसे साफ कर घरों में सप्लाई किया जाएगा। इस योजना पर 2836 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाई कोर्ट की सहमति से पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए कुल मिला के 74 विशेष पूर्णकालिक न्यायालय एडीजे लेवल के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज लेवल के बनाने का फैसला किया है, जिसको जल्दी ही कार्यरत भी कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि इससे शराबबंदी के निर्णय, वादों के निर्णय और निष्पादन जल्दी हो सकेंगे। और गया में आज होने वाली जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक में आरजेडी हिस्सा नहीं लेगी। सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर आरजेडी ने सीएम की समीक्षा बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। आज 3 बजे गया कलेक्ट्रेट में जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। हम लोगों ने सर्वसम्मति से वैसे पार्टी के समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया जो दल मिलकर के भारतीय संविधान पे आघात कर रहा हो, देश की एकता और अखंडता को बांटना चाहता हो। और इधर गया में ओटीए बंद करने की खबर की चर्चा से नीतीश कुमार बेहद नाराज बताए जाते हैं। इससे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर ओटीए को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा कि ओटीए बिहार की जरूरत है। नीतीश के पत्र से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। गया में ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बंद करने का मामला गरमाने लगा है। नीतीश कुमार को ऐसी खबर मिल रही थी कि रक्षा मंत्रालय गया में ओटीए बंद कर सकता है। इसी खबर के बाद मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते ऐसा न करने का आग्रह किया है। आखिर क्या लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पत्र में, आप भी जानिए।
नीतीश कुमार ने पत्र में गया की अलग पहचान बताई है। साथ ही इसे पर्यटन के लिए खास बताते हुए सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया है। अपने पत्र में सीएम नीतीश कुमार ने रक्षा मंत्रालय के फैसले को बिहार के साथ नाइंसाफी करार दिया है और इसे बंद नहीं करने की अपील की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेना ने ओटीए को बंद करने का प्रस्ताव क्यों दिया है। दरअसल देश के तीसरे सबसे बड़े कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमी ओटीए में हर साल 750 अधिकारियों को ट्रेनिंग देना था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था और यहाँ से केवल 250 अधिकारी ही तैयार हो पा रहे थे। इसे देखते हुए सेना ने गया में ओटीए को बंद करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है, जिसकी मंजूरी के बाद ओटीए के कैडेट्स को IMA देहरादून में शिफ्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिखे पत्र ने बिहार में विरोधियों को मौका दे दिया और कांग्रेस नेता बीजेपी और जेडीयू में जारी अंतर्विरोध को इसकी वजह बताते हैं। वहीं सत्ताधारी दल पत्र में उठाए गए मुद्दों को लेकर नीतीश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिन्हें ओटीए को बारे में लिखा है, ये अच्छी बात है। हमारी ट्रेनिंग एकेडमी यहाँ रहना चाहिए गया में, वो बिहार के इंटरेस्ट में है। इसमें हम सभी उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन अभी दरभंगा में एम्स खोलने की बात थी, केंद्र ने कहा, नीतीश जी ने कहा हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो ये दोनों की जो इन फाइटिंग है वस्तुतः और वर्चस्व की लड़ाई, यश लेने का ये हमने कर दिया, इस वजह से बिहार का नुकसान हो रहा है। जो ट्रेनिंग है यहाँ व्यवस्था जो है वो बने रहने से इस प्रदेश को फायदा है, इस प्रदेश को अच्छा लगता है। यहाँ जब लोग आते हैं तो एक अच्छा माहौल दिखता है, लोग हमारे बिहार में आते हैं, इसी बहाने बिहार को देखते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल सराहनीय है। नीतीश कुमार जी ने रक्षा मंत्री को जब पत्र लिखा ओटीए के बारे में, तो निश्चित तौर पर ये कहीं कहीं गंभीर मामला, ओटीए गया का आवश्यकता है और हमारा हक बनता है कि यहाँ जो ऑफिस ओटीए जो खुला है उसको बाहर नहीं ले जाया जाए। अब सबकी नजरें टिकी है नीतीश के पत्र के बाद रक्षा मंत्री के फैसले पर। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ओटीए का मुद्दा डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली एनडीए सरकार के लिए परेशानी की वजह भी बन सकता है। गया से एलन लिली के साथ पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।